Assalamualaikum. I am Ayman Khan in front of you. I am internee in the Vitamin Clinic, where we get a vast knowledge about the physiotherapy techniques. First of all, I will tell you कि फिजियोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपी के एम्स क्या है, उसका पर्पस क्या है हमारी लाइफ में, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। फिजियोथेरेपी हम क्या करते हैं बेसिकली, हम पेशेंट को विदाउट एनी ड्रग्स और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स हम उसको इसेबल करते हैं। अगर वो बेड रिडन है तो बेड रिडन से वॉक करने लग जाता है। फिजियोथेरेपी में हम एक पेशेंट के मसल्स को, उसके पट्टों को, उसकी बोन्स को, हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये हो गया था फिजियोथेरेपी का इंट्रोडक्शन। अब मैं अपने क्लिनिक का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। यहाँ हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ हमें क्लिनिकल और एकेडमिक दोनों प्रैक्टिसेस दी जाती हैं। जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम डिजीजेस पैथोलॉजी पढ़ते हैं, उसको हम एक पेशेंट पे अप्लाई करते हैं, उसको देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसको ट्रीट भी करते हैं और उसके ऊपर फिजियोथेरेपी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। और मैं ये सब डॉक्टर लुबना एजाज की सुपरविजन में कर रही हूँ। अब मैं आपको जो कुछ आज तक मैंने पढ़ा है उसमें से सिर्फ एक बेसिक टॉपिक आपको बताने जाऊँगी जो कि बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। उसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। मैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। ऑस्टियो मेडिकल टर्म्स होती हैं कुछ और वो हमारे लिए नेसेसरी होती हैं। ऑस्टियो मीन्स, जहाँ भी ऑस्टियो का वर्ड आया आप समझ जाए उसका मतलब है बोन। आर्थराइटिस ऑर्थो मीन्स जॉइंट्स। उसके बाद आता है ITIS एंड इट मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ बोनी जॉइंट्स। अब मैं इसका डिटेल ओवरव्यू दूंगी जिसमें मैं पहले बताऊंगी कि एक हमारे पास बोन होती है और दो बोन्स जब हमारे पास मिलती हैं तो उनके दरमियान एक कार्टिलेज आता है, क्योंकि जब उन्होंने मूव करना होता है तो वो उसके अंदर फ्रिक्शन कम करता है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन आएगी तो बोन्स रगड़ेंगी आपस में और वो डैमेज होंगी। अब जो कार्टिलेज होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्लूइड होता है और वो हमारी फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनके पास वो मेनिस्काई, वो कार्टिलेज उस जॉइंट से खत्म हो चुका होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये नहीं है कि कॉमन सिर्फ नी जॉइंट, कॉमन नी जॉइंट्स में है, बट वो हर जॉइंट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एंकल जॉइंट, एवरीथिंग। जो मोस्ट कॉमन है आजकल के पेशेंट्स में वो है नी जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें हम लोग पहले बताएंगे कि कॉजेज क्या होते हैं। फर्स्ट तो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में जब एस्ट्रोजन की कमी होती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कोज करता है। और दूसरे, अगर ये एक है प्राइमरी कोज और एक है सेकेंडरी कोज। प्राइमरी कोज तो हमारा एज के साथ होता है, वो तो हमें पता है कि एक एज के बाद जाहिर है हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब वो मेनिस्काई काम कर रहे हैं उनकी एक टाइम लिमिट, एक एज है, वो एज के साथ कम होते जाएंगे। तो ये हो गया प्राइमरी कॉज। जो सेकेंडरी कॉज है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। वो ये भी हो सकता है कि किसी एक्सीडेंट में अर्ली एज में भी हो सकता है। ओवर यूज की वजह से कोई हमारी ऐसी एक्टिविटी है कि हम अपने जॉइंट्स को गलत इरेक्ट पोस्चर में यूज कर रहे हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अब मैं इसके बारे में बताऊंगी कि इसके सिम्टम्स क्या है। जब भी आप देखें कि आपकी बोन्स में, आपके मसल्स में स्वेलिंग आ रही है, आपके पट्टे स्वेल हो रहे हैं, पेन हो रहा है, उनके अंदर या सख्त हो गए या स्वेल हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नी जॉइंट का एग्जाम्पल लेती हूँ तो जब ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट में होता है तो उसकी स्वेलिंग हो जाती है और पेन हो रहा होता है। वो पेन रेडिएट भी कर सकता है, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की लास्ट स्टेज है तो वो पेन रेडिएट भी करता है अपर लेग में भी और लोअर लेग में भी। एक और कॉज मैं बताऊंगी कि एक ओबीस पेशेंट, जब एक हेल्थी पेशेंट हमारे पास आता है उसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके एक तो मसल्स जो है ज़्यादा बल्की हैं तो वो एक बोन के ऊपर ज़्यादा जोर लगा रहे हैं जिसकी वजह से उनका मेनिस्काई खत्म हो चुका होता है। अब मैं आऊँगी इसके स्टेजेस के बारे में कि क्या स्टेजेस होती है। इसकी 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि हमारे पास कोई एक्सरे MRI हम नहीं करवाते, हमें खुद ही पता चल रहा होता है कि जो है ना डिजेनरेशन ऑफ मेनिस्काई स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, हमारी डिजेनरेशन तो कार्टिलेज की हो रही है क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज से ही आ रही है। दूसरा क्या होता है कि हमारे एक बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है बोन रिमॉडलिंग। बोन रिमॉडलिंग में क्या होता है, वो हमारी बॉडी में हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी हो रही है। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है कि हमारी जो बोन्स है वो ग्रोथ कर रही है और ऑस्टियोक्लास्ट क्या काट रही है, उससे
कम भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है। तो इससे क्या होता है कि हमारी बोन दोबारा से वक्त के साथ डेवलप हो जाती है, न्यू बोन बन जाती है। अब जब ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा या कम हो जाती है तो हमारा ओस्टियोआर्थराइटिस कॉज होता है। इसके अंदर क्या होता है, जब हमारे ओस्टियोब्लास्ट ज़्यादा होते हैं तो वो बनाते हैं ओस्टियोफाइट्स। जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी जॉइंट्स पर ओस्टियोफाइट्स बनाना शुरू कर देते हैं। वो बॉडी प्रोमिनेंसेस होती हैं छोटी छोटी, वो एक्सरे में नज़र आती हैं लेकिन थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि हमारा डीजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज हो रहा होता है और हमारे ऑस्टियोफाइट्स थोड़े से माइल्ड से ज़्यादा हो रहे होते हैं और हमारा साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। साइनोवियल फ्लूइड आता कहाँ से? साइनोवियल मेम्ब्रेन से। और साइनोवियल फ्लूइड का क्या काम है? हमारे कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, वो एक बोनी टाइप है बट उसके अंदर बोन न्यूट्रिएंट्स वगैरह कुछ सप्लाई नहीं हो रहे थे। तो वो कौन सप्लाई करता है? हमारा साइनोवियल फ्लूइड कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई और उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि हर चीज़ के जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई चीज़ उसको ज़रूरत होती है। फिर आ जाती है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज सबसे डेंजरस स्टेज है। इस स्टेज में हमारा मेनिस्काई टोटल ख़त्म हो चुका होता है, पूरा डीजेनरेट हो चुका होता है। ओस्टियोफाइट्स जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुके होते हैं, पूरे जॉइंट पे प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं हमारे एक्सरे पे बोनी प्रोमिनेंसेस। साइनोवियल फ्लूइड भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि जब साइनोवियल फ्लूइड ख़त्म होगा, हमें ब्लड सप्लाई नहीं देगा कार्टिलेज को, तो वो कैसे ग्रो करेगा? वो ख़त्म है। ये सारे थे स्टेजेस और ये बहुत कॉमन है ज़्यादा एज में। एज के साथ साथ हमारा ये ओस्टियोआर्थराइटिस इंक्रीज करता है। अब मैं आऊँगी इसके ट्रीटमेंट्स पे। जब हमारे पास एक पेशेंट आता है, उसकी ओस्टियोआर्थराइटिस की इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है और उसको पेन कर रही होती है, तो हम फौरी तौर पर उसको क्या देते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग और कॉर्टिकोस्टेरॉइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं ताकि उसको फौरी तौर पर पेन रिलीज हो। उसके बाद अगर फिर भी पेन उससे ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा पेन है और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, तो उसको एनसेड के ड्रग्स देते हैं। इसके साथ साथ हम ओवर हीलिंग सप्लीमेंट्स भी देते हैं। उनमें से कुछ आ जाते हैं कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, कैरेटिन सल्फेट, विटामिन, कैल्शियम एक्सेट्रा। अब जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उसकी जो पेन है वो ज़्यादा होता है, उसको पेन को कम करने के लिए एक थेरेपी है कि हम कोल्ड बैग लगाते हैं 15 to 20 मिनट्स, जस्ट, इससे ज़्यादा नहीं। उसको कोल्ड बैग्स देते हैं कि उसकी इन्फ्लेमेशन जो उसकी स्वेलिंग है, स्वेलिंग पे हमेशा कोल्ड बैग्स लगाते हैं, हीट बैग्स नहीं लगाते ताकि उसकी इन्फ्लेमेशन कम हो। अगर आपने ये चीज़ घर पे करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मटर के दाने छीलेंगे, उसको फ्रीज करेंगे शॉपर में और फिर उसको यूज़ करेंगे, उससे भी आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है। अब मैं बताऊंगी कि फिजियोथेरेपी में हम इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, उसके लिए टेक्निक्स क्या हैं, उसके लिए हम क्या क्या फर्दर करते हैं, वो मैं आपको एक अपने कलीग को बुला रही हूँ, वो मैं उनके ऊपर आपको अप्लाई करके बताऊंगी। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हम पेशेंट को घर के लिए रिकमेंड करते हैं, जब उसका इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो इसके ऊपर जोर नहीं दे सकता, तो हम जिधर इन्फ्लेमेशन होती है उसके ऑपोजिट साइड पे वॉकिंग स्टिक देते हैं ताकि वो इसके ऊपर जोर दे और इसके ऊपर ज़्यादा जोर ना आए, थोड़ा सा रेस्ट आए। ये है वॉकिंग स्टिक का यूज़। अब जो हम मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं पेशेंट को फौरी तौर पर रिलीफ देने के लिए, वो है कोल्ड थ्रेप। इसको हम कोल्ड पे लगा कर पेशेंट के जहाँ दर्द है उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है? जहाँ ना उसकी स्वेलिंग है वहाँ कोल्ड थ्रेप अप्लाई करते हैं। ये है हमारी मोडालिटी। अक्सर जो ओस्टियोआर्थराइटिस है वो सिर्फ एक जॉइंट पे बहुत ज़्यादा होता है और दूसरे जॉइंट पे उतना ज़्यादा नहीं होता, ये ओस्टियोआर्थराइटिस की। लेकिन र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में दोनों जॉइंट्स, क्योंकि वो माइग्रेटरी होता है, वो हर जगह हर जॉइंट पे माइग्रेट करता है। अब मैं इनके ऊपर फिजिकल थेरेपी टेक्निक्स अप्लाई करूँगी। टेक्निक्स के लिए फर्स्ट हमारे पास क्या ज़रूरी होता है कि हमारे बाकी सारे जॉइंट्स स्ट्रेट हो, सिर्फ जिसके ऊपर एक्सरसाइज करवा रहे हैं वो बेंड होगा। इवन हेड, ये शोल्डर, ये सब जॉइंट्स इनके स्ट्रेट है। पहले अगर हमारे पास ज़्यादा पेशेंट नहीं उठा सकता है, ऐसे ही लेग रेज करें पर ये नहीं कर सकता, उसको ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, तो हम उसको बेंड करवाएंगे दूसरी बॉडी को और थोड़ा सा और बेंड करें। जिसके ऊपर इन्फ्लेमेशन है उसको हम 60 डिग्री तक रेज करवाएंगे, करें 60 डिग्री तक। अब हम इसको 5 सेकेंड यहाँ रोकेंगे, 1 2 3 4 5, नीचे लेके फिर इसके बाद दोबारा इसी तरह से 10 टाइम्स मिनिमम मैक्सिमम हम करते हैं और 5 सेकंड्स का गैप देते हैं। और अगर कोई 5 सेकंड्स का नहीं दे पा रहा तो उससे पहले हम स्टार्ट थोड़े से देते हैं, उसके बाद उसका टाइम इंक्रीज करते जाते हैं।
उसके बाद आती है दूसरी एक्सरसाइज, स्ट्रेट करें मेरे को, नी टू चेस्ट। नी टू चेस्ट में क्या होता है कि हमारी ये वाली बेंड करें, इसको हम चेस्ट तक लेके आएंगे, लेके आए चेस्ट तक, ये जिधर तक वो ले जा सकता है, बाकी ये सीधा करें, बाकी जॉइंट सीधे हो, नी टू चेस्ट। इसको 1 2 3 4 5 स्ट्रेट। अगर वो ब्रीदिंग उसको मसला हो रहा है तो हम उसको साथ साथ सांस भी, डीप ब्रेथ भी देंगे। एक डीप ब्रेथ है। अब हम कर रहे हैं थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज का नेम है एंकल पंपिंग। एंकल पंपिंग में क्या होता है, ये एंकल जॉइंट है, इसकी हम पंपिंग करवाते हैं। वो कैसे होती है, नीचे करें से पूरा, ये है इसकी प्लांटा फ्लेक्शन, और ये ऊपर जा रहा है पूरा पूरा जिधर तक आ सकते हैं, ये डॉर्सी फ्लेक्शन। दोनों पाँव की इकट्ठे करें, अब नीचे लेके जाए, 1 2 3 4 5, ऊपर लेके आए, अब नीचे लेके जाए, 1 2 3 4 5। इसी तरह हम एंकल पंपिंग करते हैं। अब हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है फिगर ऑफ 4। इसमें क्या करते हैं कि हम इसको इस तरह बेंड करके, ये शेप ऑफ 4 बन चुकी है, ठीक है। यहाँ से इंटीरियर सुपीरियर स्पाइन पे थोड़ा जोर देते हैं, और यहाँ से जहाँ दर्द है उसके ऊपर हल्का सा स्ट्रेच देते हैं। ये हमारी इधर की स्ट्रेचिंग हो रही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमारी है फिफ्थ एक्सरसाइज, नी रोलर एक्सरसाइज। ये हम दोनों नीज के नीचे रखें और इनको कहेंगे कि नी के ऊपर जोर दें और इसको नीचे करें। 1 2 3 4 5, छोड़ दें। इस तरह से ये 10 टाइम्स 5 सेकेंड्स करेंगे। अब हम सिक्स्थ एक्सरसाइज करवाएंगे एडक्टर्स और एबडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग। एडक्टर्स मीडियल साइड पे होते हैं, एबडक्टर्स आउटर साइड पे होते हैं। ऊपर करें, नी बेंड करें, मैं इनको बाहर की तरफ जोर दूंगी और ये अंदर की तरफ मुझे रेजिस्ट करें, करें अंदर की तरफ। ये है एबडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग। फिर ये साथ मिला के मैं इधर रेजिस्ट करूंगी और ये बाहर की तरफ निकालेंगे। ये है एडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग। ये हमने 5 टाइम्स 5 सेकेंड्स और 10 रेपिटेशंस के साथ करनी है। जो हम क्लिनिक में मोडालिटीज़ देते हैं उसके पेन रिलीफ के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बता रही हूँ। ये है हमारा, इससे हम देते हैं टेंस, मसाजर और EMS। रिलैक्स होता है, उसके अंदर करंट टाइप सिचुएशंस आती हैं। ये हम जहाँ पेन होता है उसके ऊपर लगा देते हैं। ये होता है टेंस। अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ। अब मैं सेकेंड मोडालिटी अप्लाई कर रही हूँ इनकी नी पे। तो ये ना दिखा, हम पेशेंट की कैपेसिटी के हिसाब से उसकी जो है ना वो बढ़ाते हैं, और वो मोस्ट प्रोबेबली 2 होती है, ठीक है। इस मोडालिटी के क्या फंक्शंस हैं, ये आ गया टेंस, EMS, इससे हम प्रोग्राम चेंज करते हैं, और ये आ गया मसाजर। इसकी हम ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ाते हैं कि 1 जितना पेशेंट कंफर्टेबल फील कर रहा है उसके हिसाब से करते हैं। इसके अंदर 3 फंक्शंस हैं। ये अब है लास्ट मोडालिटी फेशियल गन। इसका हम लार्ज मसल्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेन ऊपर तक रेडिएट कर रहा है तो हम इसके सारे मसल्स के ऊपर इसको लगाते हैं। इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने ये सारा किया। सब आपने देख चुके हैं कि किस तरह से हमने फिजिकल थेरेपी की टेक्निक्स ली, किस तरह हम घर पे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो तो हम कैसे कोल्ड बैग लगा के ट्रीट करते हैं। ये था ऑस्टियोआर्थराइटिस का, और ये बहुत कॉमन है आजकल की सोसाइटी में और वाइड स्प्रेड है।